हेलो बेटा। आज हम लोग एलएलपी का फिर से पढ़ने लग जाते हैं। एलएलपी एक्ट 2008 ये हम बहुत ज़्यादा क्रूशियल एक्ट है। एक्चुअली बहुत इम्पोर्टेंट भी इसको मान के चलो आप। एलएलपी का मतलब क्या होता है? लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। हमारी जो ओल्ड पार्टनरशिप थी, उस ओल्ड पार्टनरशिप में क्या होता था कि जो पार्टनर्स की लाइबिलिटी होती थी वो अनलिमिटेड होती थी। कहीं ना कहीं इसी ड्रॉबैक को दूर करने के लिए कौन सी पार्टनरशिप लाई गई? लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप लाई गई। वहाँ पर क्या होता था, एक पार्टनर की गलती से पूरी की पूरी फर्म डिसरिगार्ड हो जाती थी, पूरी की पूरी फर्म को अपनी लाइबिलिटी लेनी पड़ती थी। लेकिन यहाँ पर एक पार्टनर की गलती केवल एक ही पार्टनर को लेनी पड़ेगी। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा समझते हैं हम। एलएलपी जो है उसके बारे में थोड़ी चीज़ें क्लियर करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। ये जो एलएलपी है कौन से एक्ट में? 2008। पार्टनर की लाइबिलिटी कैसी हो गई? लिमिटेड। अब देखो, ए बी सी तीन पार्टनर है। कितने पार्टनर है हमारे पास? ए बी सी तीन पार्टनर है। और ए पार्टनर ने आउटसाइडर जेड के साथ डील करी। उसमें उसने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ एक्शन और विद इन ऑथोरिटी कोई काम किया है। विद इन ऑथोरिटी कोई काम किया है। तो बताओ कि क्या इस केस में फर्म लायबल होगी? अगर ये पार्टनरशिप एक्ट होती तो, ये पार्टनरशिप एक्ट 1932 होती तो एक की गलती दूसरों पर भारी पड़ सकती थी क्या? हाँ। लेकिन अगर ये एलएलपी है तो एक की नेग्लिजेंसी, एक की लापरवाही दूसरे पार्टनर्स को लायबल नहीं बनाए। ये लिमिटेड लाइबिलिटी कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा मेन पावर रिसोर्स है जिसके कारण एलएलपी एक्ट की नीड महसूस हुई। दूसरा, एक तो इसमें पार्टनर की लाइबिलिटी लिमिटेड हो गई। दूसरा जो है इसमें परपेचुअल सक्सेशन होता है। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब ये कि चाहे सारे पार्टनर्स की डेथ हो जाए तो भी एलएलपी चलता रहेगा। मॉड्यूल में देखो, तो भी एलएलपी चलता रहेगा। सारे पार्टनर्स की डेथ हो जाए तो भी एलएलपी चलता रहेगा, क्योंकि इसमें परपेचुअल सक्सेशन होता है। इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट यहाँ पर रन होता है। ठीक है, तो पार्टनरशिप 1932 के बाद इस एक्ट को लाने की जरूरत क्यों महसूस हुई? रीजन नंबर फर्स्ट बताओ। कि एक तो लिमिटेड लाइबिलिटी। और रीजन नंबर सेकंड क्या है? रीजन नंबर सेकंड ये कि यहाँ पर पार्टनर जो है वो इसमें एंजॉय करते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट। इस कारण से इस पार्टनरशिप को लाने की नीड महसूस हुई। ठीक है, अब अपन मॉड्यूल पर आ जाते हैं फटाफट। मॉड्यूल में देखो, आपको सबसे पहले जो दिखेगा वो दिखेगा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन हमें पढ़कर जाने की ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड वीडियो में प्रिपेयर कर रही हूँ, इसलिए आप यहाँ पर देखो। सबसे पहले यहाँ पर 4 स्केड्यूल है। देखो, पार्टनरशिप का बर्थ कैसे होता था वहाँ पर 1932 में? बाय एग्रीमेंट। अग्रीमेंट वहाँ पर भी मैंडेटरी था, अग्रीमेंट यहाँ पर भी मैंडेटरी। पहली बात ये याद रखना। दूसरी बात ये कि द फर्स्ट स्केड्यूल डील विद द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटी ऑफ द पार्टनर एज वेल एज लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एंड इट्स पार्टनर वेयर देर इज एब्सेंस ऑफ फॉर्मल एग्रीमेंट पर अंडरलाइन करो। याद रखना कि ये आपको यहाँ पर ये बात बता रहे हैं कि फॉर्मल एग्रीमेंट अगर एब्सेंट हो तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप कॉन्सेप्ट में फर्स्ट स्केड्यूल को राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स की आइडेंटिफाई करने के लिए यूज कर सकते हैं। दूसरा, सेकेंड शेड्यूल डील्स विद द कन्वर्जन ऑफ फर्म इनटू एलएलपी। थर्ड है कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी इनटू एलएलपी। फोर्थ है कन्वर्जन ऑफ अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। मतलब ये आपको कहीं ना कहीं बताना चाहते हैं कि कन्वर्जन तो पॉसिबल है, पर किस किस का? फर्म का एलएलपी में पॉसिबल है सेकेंड शेड्यूल में। याद रखना, शेड्यूल नंबर सेकेंड, फर्म का एलएलपी में कन्वर्जन। थर्ड शेड्यूल क्या बोलता है आपको यहाँ पे? प्राइवेट कंपनी का एलएलपी में। और फोर्थ क्या बोलता है? अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी का एलएलपी में। लेकिन हम इसलिए लॉ थोड़ा ना पढ़ रहे हैं कि जो लिखा है बस वही समझ लो। हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि ये साइलेंटली बोल रहे हैं, देखो समझो। अगर लिस्टेड पब्लिक कंपनी हुई ना नहीं कर पाए तो उसका कन्वर्जन पॉसिबल ही नहीं। नहीं। तो आपको मेन यहाँ पर स्टार पॉइंट याद रखना और लिख लेना है मॉड्यूल में कि लिस्टेड कंपनी का कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है।
बाकी सारे कन्वर्जन सेकेंड, थर्ड और फोर्थ स्केड्यूल के हिसाब से अकॉर्डिंगली हो जाएंगे। लिस्टेड कंपनी किस में डिफाइंड है? लिस्टेड कंपनी का यहाँ पर सेक्शन आपको देखकर और देखना है, मुझे अभी याद नहीं है, ठीक है। लिमिटेड लाइबिलिटी एक्ट 2008 हैज़ बीन अमेंडेड थ्रू द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप अमेंडमेंट एक्ट 2021 डेटेड 30 अगस्त 2021। अमेंडमेंट कब आई याद रख लेना। नीड क्यों महसूस हुई, ये आपको बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि इसकी नीड क्यों महसूस हुई है। क्योंकि आपको पता होगा कि हमें एक न्यू कॉरपोरेट फॉर्म की ज़रूरत महसूस हुई जो कि सेपरेट लीगल लाइबिलिटी भी रखे और जो पार्टनर की लिमिटेड लाइबिलिटी रखे। सेपरेट लीगल एंटिटी भी होना चाहिए और लिमिटेड लाइबिलिटी, इसलिए इसकी नीड यहाँ पर महसूस की गई, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 10 के बाद से एग्जाम ओरिएंटेड फर्स्ट स्टार रेटिंग, सिंगल स्टार रेटिंग। Thus LLP is a form of business organization, is in an alternative corporate vehicle. It provides the benefit of limited liability, but also its member the flexibility of organizing their internal structure as a partnership based on mutually arrived agreement. क्यों महसूस हुई इसकी नीड, ध्यान से पढ़ना, क्योंकि बेस्ड है म्यूचुअल अराइव्ड एग्रीमेंट पर, है ना। और बेनिफिट किसका देता है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप का। देखो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप भी हो गई, है ना, और अग्रीव्ड एग्रीमेंट हो गया तो फ्लेक्सिबल भी हो गई, मतलब अपने हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशन तय कर सकते हैं स्केड्यूल नंबर फर्स्ट में। फिर द LLP फॉर्म एनेबल्स एंटरप्रेन्योर professionals and enterprises providing services of any kind of engaged scientific and technological discipline to form commercially efficient vehicles suited to their requirement। मतलब जो आपको जैसा जमे, किसी भी फील्ड में आप हो तो आप इस तरीके से LLP फॉर्म कर सकते हो जिसमें आपको सेपरेट लीगल एंटिटी का भी फ़ायदा मिलेगा और पार्टनर्स की लाइबिलिटी कैसी होगी, लिमिटेड और फ्लेक्सिबल, इसलिए कि आप जैसे चाहो वैसा अपना एग्रीमेंट बना सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट स्टार रेटिंग मैंने इसको दी थी। अब यहाँ से आपका एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट शुरू हो रहा है। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट। इसके पहले एग्जाम से रिलेटेड क्या ध्यान रखना था, सिर्फ कि आपके सारे कन्वर्जन पॉसिबल हैं एक्सेप्ट लिस्टेड कंपनी कैन नॉट बी कन्वर्टेड। जो सेबी में रजिस्टर्ड है, हाँ, जो सेबी में रजिस्टर्ड है वो कंपनी कभी भी कन्वर्ट नहीं हो सकती LLP में, ये आपको ध्यान रखना है। मीनिंग ऑफ LLP में लो कंप्लायंस कॉस्ट आपका सबसे बड़ा एडवांटेज है। ऑल्टरनेटिव कॉर्पोरेट व्हीकल है, फ्लेक्सिबल है क्योंकि एग्रीमेंट आप आपके हिसाब से बना सकते हो। सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। LLP अपनी एक्सटेंट ऑफ असेट्स तक लायबल रहेगी पर पार्टनर पर्सनली लायबल नहीं होंगे। ऑर्गेनाइजेशन को बढ़िया सेपरेट लीगल एंटिटी एंजॉय करने के लिए मिलेगी। तो ये कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर जो है वो पार्टनरशिप और कॉर्पोरेट का हाइब्रिड सिस्टम है। कंपनी और पार्टनरशिप फर्म को अगर मिला दिया जाए 1932 को तो क्या बन जाता है, LLP, ठीक है। अब इसके बहुत प्यारे प्यारे सर्कल्स आपको दिए गए, इसको अपन 5 स्टार रेटिंग के साथ में एक बार पढ़ लेते हैं। न्यू फॉर्म ऑफ लीगल बिजनेस एंटिटी विथ लिमिटेड लाइबिलिटी, ऑल्टरनेटिव कॉर्पोरेट व्हीकल, अलाउ द पार्टनर फ्लेक्सिबिलिटी क्योंकि जैसा एग्रीमेंट वैसा काम कर सकते हो। उसके बाद LLP सिर्फ अपनी असेट्स तक लायबल है, कोई भी पार्टनर पर्सनली लायबल नहीं होगा और LLP भी सिर्फ अपनी असेट्स तक ही लायबल होगी, ठीक है। इम्पोर्टेंट डेफिनेशन। अब देखो यहाँ से डिफाइनिंग सेक्शन शुरू होता है। सबसे पहले ये बात करता है बॉडी कॉर्पोरेट की। तो बॉडी कॉर्पोरेट होता क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट वो होता है जो सेक्शन 21D में डिफाइन है। किस में डिफाइन है, 21D। ये LLP एक्ट 2008 का 21D है, लेकिन अगर बॉडी कॉर्पोरेट कंपनीज एक्ट का बोला जाए तो वहाँ सेक्शन था 2 सब क्लॉज 11, ठीक है। तो बॉडी कॉर्पोरेट हम किसकी बात कर रहे हैं अभी, LLP की। तो LLP में बॉडी कॉर्पोरेट कौन होगा, सुनना ध्यान से। एक तो वो जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है, मतलब कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड कंपनी अंडर सेक्शन 2 सब क्लॉज 20, तो वो तो यहाँ पर बॉडी कॉर्पोरेट होगी। फॉरेन LLP भी यहाँ पर बॉडी कॉर्पोरेट होगी। फॉरेन कंपनी अंडर सेक्शन 2 सब क्लॉज 42 भी बॉडी कॉर्पोरेट होगी। और बॉडी कॉर्पोरेट होने के लिए ये 4 चीज़ें हमारी ज़रूरी है कि या तो आप कंपनी हो, या फॉरेन कंपनी हो, फॉरेन LLP हो,
या आप एलएलपी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। तो ये 4 लोगों को हमने परमिट कर दिया कि भाई हम आपको बॉडी कॉर्पोरेट बोलेंगे। इन चारों को छोड़कर बाकी सब जो भी बचे वो सब बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है। इन्होंने एक एग्जाम्पल या इलस्ट्रेटिव लैंग्वेज में बता दिया है कि जैसे कि कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 नहीं है, कॉर्पोरेशन सोलली। तो ये बात आपको याद रखनी है कि ऊपर वाला सारा छोड़कर वो जो है बॉडी कॉर्पोरेट के डेफिनेशन में नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर है। लेकिन जिसको ऑफिशियल गेजेट में सेंट्रल गवर्नमेंट डिफाइन कर दे कि भैया आज से बॉडी कॉर्पोरेट है, सब कुछ है, फिर भी ये बॉडी कॉर्पोरेट के डेफिनेशन से बाहर, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते वो बात हमको माननी पड़ेगी। ठीक है, तो हम आ जाते हैं अब सेक्शन 21E बिजनेस पर। बिजनेस अगेन वही लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। ट्रेड, प्रोफेशन, सर्विस, ऑक्यूपेशन चारों को कवर करता है, तो कोई आईएमपी डेफिनेशन है नहीं। आईएमपी डेफिनेशन किसकी थी? आपने स्टार रेटिंग दे दी क्या बॉडी कॉर्पोरेट को? हाँ, ये आईएमपी नहीं है। डेजिग्नेटेड पार्टनर किसको बोलते हैं? डीपीस। याद रखना, डेजिग्नेटेड पार्टनर सेक्शन 7 में, इसका सेक्शन आपको 5 स्टार रेटिंग के साथ रट के जाना है। सेक्शन 7 ये तो डेजिग्नेटेड पार्टनर का सेक्शन है, लेकिन सेक्शन 7 में उसकी क्वालिफिकेशन बताइए कि क्या क्या होनी चाहिए। ठीक है, डिफाइनिंग सेक्शन हमेशा सेक्शन 2 में रहते हैं। सेक्शन 2 के अलावा जो अलग चीज़ें हैं, जो और शर्तें हैं, वो उसमें बताई गई। क्लियर हुआ आप लोगों को? डेजिग्नेटेड पार्टनर हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, इसको छोड़ देते हैं। एंटिटी मतलब आपको पता है ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट। फाइनेंशियल ईयर यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट है, इसका सेक्शन भी लर्न करके जाना है और इसको रट के भी जाना है। 3 स्टार रेटिंग इसमें बोला गया है कि आपका फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होगा? 30 सितंबर के पहले बनी हुई फर्म के लिए, 30 सितंबर के पहले बनी हुई फर्म के लिए, जो 31 मार्च हमारा नॉर्मली या ऑर्डिनरली आता है तभी। लेकिन अगर फर्म का कॉर्पोरेशन 30 सितंबर के बाद हुआ है, तो फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर का जब एंड होगा, नेक्स्ट फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर का जब एंड होगा, तब इसका फाइनेंशियल ईयर यहाँ पर खत्म होगा। समझ में आ गई बात? 30 सितंबर के बाद वाले के लिए, जैसे अभी कौन सा फाइनेंशियल ईयर आने वाला है? 31 मार्च 2027 आने वाला है। ठीक है, 26-27 वाला चल रहा है। तो अगर सितंबर के पहले आप कंपनी फॉर्म कर लेते हो एलएलपी, तो क्या होगा? आपका फाइनेंशियल ईयर कौन सा होगा? 27 का एंड। लेकिन अगर ने 30 सितंबर के बाद आप एलएलपी फॉर्म कर रहे हो, तो आपका फाइनेंशियल ईयर नेक्स्ट 2028 31 मार्च आ जाएगा। एग्जाम्पल दिया हुआ है, पढ़ लेना। फिर उसके बाद फॉरेन एलएलपी क्या होता है? ऐसी एलएलपी जो आउटसाइड इंडिया कॉर्पोरेटेड हुई है बट हैविंग बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया, सेम कंपनी के जैसी। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप आपको नहीं करना है। लिमिटेड मतलब इसकी डेफिनेशन, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट, आपको पता है कि एग्रीमेंट का होना जरूरी है। अगर एग्रीमेंट साइलेंट हो तो शेड्यूल 1। पार्टनर आपको पता है क्या होते हैं? स्मॉल लिमिटेड कंपनी क्या होता है? स्मॉल लिमिटेड पार्टनरशिप क्या होता है? स्मॉल लिमिटेड पार्टनरशिप की डेफिनेशन यहाँ पर 2 चीज़ों की लिमिट बताती है, कंट्रीब्यूशन की, दूसरी टर्नओवर की। कंट्रीब्यूशन, चूंकि फर्म इसलिए कंट्रीब्यूशन की बात करेगी, कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? 25 लाख से 5 करोड़, है ना। एज में भी प्रिस्क्राइब्ड आपको बताना चाहता है कि वैसे तो लिमिट 25 लाख की, नॉट एक्सीडिंग 5 करोड़ रुपीज एज में भी प्रिस्क्राइब, मतलब गवर्नमेंट इसको बढ़ाकर 5 करोड़ तक कर सकती है, 5 करोड़ तक ही कर सकती है। ठीक है, हायर अमाउंट मैक्सिमम गवर्नमेंट। लेकिन आपकी लिमिट अभी के लिए कितनी है? 25 लाख। कैपिटल कहाँ तक गवर्नमेंट कर लेगी? 5 करोड़। वो गवर्नमेंट पे डिपेंड कर फ्यूचर में। हाँ, फ्यूचर में। अभी आपकी लिमिट 25 लाख है। टर्नओवर वैसे ही 40-50, 40 लाख और 50 करोड़। 40-50 के नाम से अपन इसको जानेंगे ताकि हमको याद रहे, और इसको किस नाम से जानेंगे हम? 25-5, तो वो आपको याद रहे। 25-5, 40-50, 25-5, 40-50 कॉन्ट्रीब्यूशन और टर्नओवर विच मीट सच अदर रिक्वायरमेंट। और जो अदर रिक्वायरमेंट हुई वो, ये हम लिमिट किस चीज़ की पढ़ रहे हैं? स्मॉल लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप की लिमिट है। ये लिमिट क्या बोल रहे हैं आपको?
कब का टर्नओवर बोल रहे हैं? करंट फाइनेंशियल ईयर या प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर? प्रीसीडिंग Immediate फाइनेंशियल preceding ईयर। और कंट्रीब्यूशन कब का बोल रहे हैं? कंट्रीब्यूशन कब का बोल रहे हैं? पढ़ो और बताओ कि कंट्रीब्यूशन कब का है। पढ़ो पढ़ो, पढ़ लिया आप लोगों ने? कंट्रीब्यूशन ऑफ विच डज नॉट एक्सीड 25 लाख रुपीज और सच हायर अमाउंट इज नॉट एक्सीडिंग 5 करोड़ रुपीज एज में भी प्रिस्क्राइब्ड कब का है ये हमें बताया नहीं गया है, लेकिन टर्नओवर बता दिया है भैया, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। Immediate preceding. हाँ, तो कंट्रीब्यूशन भी इमीडिएट फाइनेंशियल ईयर ही होगा, प्रीसीडिंग अभी का तो निकलेगा कैसे? तो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर ही मानना, ठीक है। बड़े आगे, नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। देखो भाई, सीधी सी बात है कि एलएलपी एक्ट एक अलग बना हुआ है। जब किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए एक अलग एक्ट बना ही हुआ है तो आप लोग समझ के चलो कि जब उसके लिए वो स्पेसिफिक एक्ट बना हुआ है तो ज़रूरत ही नहीं है ना कि कोई दूसरा एक्ट बनाया जाए। क्लियर है? जब आपके लिए स्पेसिफिक एक्ट बना हुआ है तो अब ये ज़रूरत ही नहीं है कि आपके लिए दूसरा एक्ट बनाया जाए। इसलिए इस पर पार्टनरशिप के सारे प्रोविजंस जो है वो फॉलो अप नहीं होंगे। इट मीन्स वो आपको बताना चाहते हैं कि इस पर एलएलपी के कोई भी प्रोविजंस लगाते समय पार्टनरशिप के प्रोविजंस इस पर मत लगा देना। कौन कौन से व्यक्ति पार्टनर नहीं बन सकते? याद रखना, इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट में बी अ पार्टनर इन एलएलपी, हाउएवर एन इंडिविजुअल शेल नॉट बी केपेबल ऑफ बिकमिंग अ पार्टनर ऑफ एलएलपी। मतलब एनी इंडिविजुअल, नेचुरल पर्सन की बात कर रहे हैं, ध्यान देना, अंडरलाइन करो, एनी इंडिविजुअल पर अंडरलाइन करो। और बॉडी कॉर्पोरेट में भी पार्टनर इन एलएलपी, बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनर बन सकता है एलएलपी में। However, an individual shall not be capable of becoming partner if, अगर वो क्या हो जाए? अनसाउंड माइंड, अगर वो क्या हो जाए? अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, अगर वो क्या हो जाए यहाँ पर? एडजुडिकेटेड, मतलब इंसॉल्वेंसी के लिए आपने सिर्फ एप्लीकेशन फाइल की है तो भी यहाँ पर आप एलएलपी वाले पार्टनर नहीं बन सकते। हालांकि पार्टनर दोनों बन सकते हैं, जिसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है। क्या फर्म पार्टनर बन सकती है एलएलपी में? नहीं। स्टार पॉइंट फर्म पार्टनर नहीं बनेगी क्योंकि उसकी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती पार्टनरशिप है ना। लेकिन बॉडी कॉर्पोरेट बन सकता है और इंडिविजुअल बन सकता है। मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने होते हैं बता दो? दो। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर? ठीक है, सेक्शन 6 खत्म। अगर मान लो अपने एक ही पार्टनर के साथ, स्टार पॉइंट, एक ही पार्टनर के साथ 6 महीने से ज्यादा के लिए काम किया है तो क्या होगा? वो पार्टनर जिसने 6 महीने से ज्यादा के लिए अकेले काम किया पर्सनली लायबल हो जाएगा सारी डेट्स के लिए। क्लियर है? क्लियर है? अब देखो डेजिग्नेटेड पार्टनर क्या है, सेक्शन 7 क्या बोल रहा है? डीपी, डीपी क्या बोल रहा है? 2 डीपी होना चाहिए। कम से कम किसी भी फर्म में 2 डीपी होना चाहिए, सेक्शन 7। और वो क्या होने चाहिए? इंडिविजुअल, मतलब नेचुरल पर्सन। अगर बॉडी कॉर्पोरेट हो तो नहीं चलेगा क्या? नहीं चलेगा। मतलब 2 डीपी चाहिए, दोनों नेचुरल पर्सन होना चाहिए और उसमें से एक आरओआई होना चाहिए। आरओआई का डेफिनेशन है नॉट लेस देन 120 डेज ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, स्टार पॉइंट। प्रीसीडिंग नहीं है, करंट फाइनेंशियल ईयर में 120 दिन से ज़्यादा अगर वो इंडिया में रहा है, मतलब 120 दिन से कम नहीं रहा है तो फिर वो यहाँ पर डीपी का पोस्ट ले लेगा। एलएलपी में करंट ईयर में 120 दिन रहना चाहिए और कंपनीज एक्ट में प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 120 दिन रहना चाहिए। दोनों में अंतर है। इफ एलएलपी ऑल पार्टनर्स और बॉडी कॉर्पोरेट, अगर सारे पार्टनर बॉडी कॉर्पोरेट हो तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा, क्योंकि कम से कम 2 क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? डेजिग्नेटेड पार्टनर। और डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन बन सकते हैं? केवल इंडिविजुअल। जबकि याद रखना, नॉर्मल पार्टनर तो बॉडी कॉर्पोरेट भी हो सकता है और इंडिविजुअल भी हो सकता है।
लेकिन डेजिग्नेटेड पार्टनर में हमको सिर्फ जीते जागते लोग चाहिए। तो मैडम कभी ऐसा करा हमने, लिख लो एग्जाम्पल, कि मिस्टर एक्स और रिलायंस 2 को पार्टनर बना लिया, रिलायंस लिमिटेड को, तो नहीं चलेगा क्या? भैया सुनो मेरी बात ध्यान से, जब तुम किसी बॉडी कॉर्पोरेट को लेकर आ रहे हो तो मिनिमम तुम 2 पार्टनर तो हो गए, क्योंकि पार्टनर कितने चाहिए रहते हैं फर्म का फॉर्म करने के लिए? 2, और 2 हो रहे हैं क्या? हाँ हो रहे हैं भाई, एक मिस्टर एक्स और एक रिलायंस, तो पार्टनर 2 हो रहे वाला क्राइटेरिया तो फुलफिल हो गया। इंडिविजुअल नहीं है ना, लेकिन डीपी 2 होने चाहिए, नेचुरल पर्सन। तो डीपी नेचुरल पर्सन चाहिए, तो वो क्राइटेरिया नहीं हो रहा है ना। तो क्या करो कि जो रिलायंस है उसको बोले भैया देख तू अपना एक नॉमिनी लेकर आ जो कि जीता जागता इंसान हो, उसको आप यहाँ पर डीपी बना सकते हो। कहने का मतलब सिंपल लैंग्वेज में ये, 2 डीपी चाहिए, दोनों जीते जागते इंसान होने चाहिए। अगर वो जीते जागते इंसान नहीं है तो आपको बॉडी कॉर्पोरेट अगर है तो उसका नॉमिनी लेकर आओ जो जीता जागता है, और उसमें से भी एक आरओआई होना चाहिए पिछले साल, इस साल 120 दिन से कम इंडिया में नहीं रहो, कम से कम नॉट लेस देन 120 डेज, 120 दिन से एग्जैक्ट 120 दिन भारत में रहना चाहिए। कौन से साल में? इस साल में, पिछले साल की बात नहीं चल रही है, ठीक है? तो आप कंफ्यूज तो नहीं होगे। देखो पार्टनर, नॉर्मल पार्टनर तो बॉडी कॉर्पोरेट भी हो सकता है, पार्टनर इंडिविजुअल भी हो सकता है नॉर्मल, पर डीपी बनाने हो तो जीते जागते इस साल ही ढूंढ के लाओ 2। ऐसा केस में कंफ्यूज करते। हाँ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलएलपी, कूलिंग पीरियड पहले ही पढ़ रखा है। एलएलपी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, परपेचुअल सक्सेशन, कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी है, राइट्स और ड्यूटीज जो है वो पार्टनर के कारण अफेक्ट नहीं करेंगे। शेड्यूल 1 पे जाओ, है ना, आपकी सेपरेट लीगल एंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम आप पार्टनर, परपेचुअल सक्सेशन होता है, किसी की डेथ, किसी की इंसेनिटी, रिटायरमेंट और इंसॉल्वेंसी, अब आप पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है? फिर से रिपीट है कि लाइबिलिटी फुल एक्सटेंड ऑफ हिज एसेट्स बट लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर इज लिमिटेड। पार्टनर की लाइबिलिटी यहाँ पर कैसी रहेगी? लिमिटेड रहेगी, अग्रीड कॉन्ट्रीब्यूशन इन एलएलपी तक, ठीक है? आपका कॉन्ट्रीब्यूशन जितना है उतनी आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड रहेगी, आपको पर्सनली लाइबल नहीं ठहराया जाएगा। म्यूचुअल एजेंसी कॉन्सेप्ट है क्या? एलएलपी में नहीं होता है। क्या एक पार्टनर दूसरी पार्टनर का एजेंट है? क्या एक पार्टनर दूसरी पार्टनर का एजेंट है? एलएलपी के एजेंट है सारे पार्टनर, पर एक दूसरे के एजेंट नहीं है। आप एलएलपी के तो एजेंट हो, पर नो वन पार्टनर कैन बाइंड द अदर पार्टनर बाय हिज राइट। करे कोई भरे कोई, ये कंसेप्ट यहाँ पर नहीं है। आप फर्म के लिए लायबल हो, फर्म के लिए आप बाइंड करोगे, एजेंट एक दूसरे के लिए बाइंड नहीं करेंगे। एलएलपी एग्रीमेंट आपको पता ही बनाना जरूरी है। म्यूचुअल एजेंसी खत्म ही हो गई ना, 0 हो गई। एलएलपी एग्रीमेंट बनाना जरूरी है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ से इंटरनल स्ट्रक्चर तय करो और एलएलपी का क्या बना लो, एग्रीमेंट नहीं है तो फर्स्ट शेड्यूल लगेगा। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होना चाहिए, बोन बाय लॉ, है ना, बोन बाय लॉ होना चाहिए। इट कैन डू एवरीथिंग विच नेचुरल पर्सन कैन डू एक्सेप्ट इन कोर्स ऑफ, वो जेल नहीं जा सकता, ओथ नहीं ले सकता, शादी नहीं कर सकता, डिवोर्स नहीं ले सकता, ठीक है? इनविजिबल, इंटेंजिबल, इमोरल, डिसॉल्व बाय लॉ अलोन, केवल ये क्या होगा, लॉ से ही डिसॉल्व होगा। वेरी गुड। अब कॉमन सील की जो बात है भैया, 2 चीज यहाँ पर ध्यान रखनी। कॉमन सील यहाँ पर भी ऑप्शनल है, कंपनी लॉ की तरह। ये किसकी कस्टडी में रहेगी? रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल पर्सन, हो सकता है वो डीपी हो, लेकिन याद रखना आपको लिख के आना है, पार्टनर की कस्टडी में नहीं है, रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल। हो सकता है कि वो रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल जो है वो डीपी हो, लेकिन इसको जब भी आप अफिक्स करने की कोशिश करोगे तो आपको 2 डीपीज की कस्टडी में ही इसे अफिक्स करना है। टू डीपीज की कस्टडी में ही आपको क्या करना है, इसको अफिक्स करना है। क्लियर हुआ? चलो आगे बढ़ते हैं। लिमिटेड लाइबिलिटी पहले ही समझ लिया कि पार्टनर्स की जितने भी हैं
उनकी लाइबिलिटी कैसी रहेगी, उनके कंट्रीब्यूशन तक, अग्रीड कंट्रीब्यूशन तक लिमिटेड रहेगी. सच कंट्रीब्यूशन में बी टेंजिबल और इंटेंजिबल नेचर बोथ. ये अंडरलाइन करो, ट्रिपल स्टार. उनका जो कंट्रीब्यूशन है ना, जो हमारा कंट्रीब्यूशन है वो अग्रीड रेशो लिस्ट तक हमारे पास रहेगा. क्या ये चीज़ क्लियर हो गई आपको? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? पूछ लो एक बार. पॉइंट नंबर लिमिटेड लाइबिलिटी, जितना आपका कंट्रीब्यूशन है, भले वो टेंजिबल कंट्रीब्यूशन था, इंटेंजिबल था, बस वहीं तक लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर लिमिटेड रहेगी अग्रीड कंट्रीब्यूशन तक. डीपी की लायबिलिटी भी अग्रीड कंट्रीब्यूशन तक रहेगी. देखो डीपी जो है वो मैनेजमेंट के लिए पूरा रिस्पॉन्सिबल रहता है. कंपनी के पूरा मैनेजमेंट किसके पास रहेगा? डीपी के पास. तो डीपी लीगल कंप्लायंसेस के लिए होल सोल इंडिविजुअली लायबल होगा. कहने का मतलब ये कि अगर लायबिलिटी का एक्सटेंड इसकी लिमिट को तोड़ के निकला तो वो किस पे अफेक्ट करेगा? केवल डीपी पे. इंडिविजुअल पार्टनर जो नॉर्मल पार्टनर से डीपी को छोड़कर, उनकी लाइबिलिटी कैसी रहेगी? लिमिटेड. और लीगल कंप्लायंसेस के लिए उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी. मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस केवल डीपी के पास रहेगा और वही लीगल कंप्लायंसेस के लिए लायबल बंदा भी है. मिनिमम पार्टनर 2, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं, नो मैक्सिमम लिमिट. बिजनेस केवल प्रॉफिट के लिए किया जाएगा. भैया हम संत आत्मा नहीं है, हमने केवल प्रॉफिट के लिए बिजनेस किया है. कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हमने नहीं खोल रखा है. क्लियर हो रही है बात? द सेंट्रल गवर्नमेंट शेल हैव पावर टू इन्वेस्टिगेट द अफेयर्स ऑन LLP बाय अपॉइंटमेंट ऑफ कॉम्पिटेंस अथॉरिटी फॉर द पर्पस. एक सबसे स्पेशल फीचर LLP का क्या है कि LLP का इन्वेस्टिगेशन सेंट्रल गवर्नमेंट जब इच्छा हो तब करवा सकती है. नॉर्मल पार्टनरशिप का इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है, लेकिन यहाँ CG के पास पावर है कि वो इन्वेस्टिगेशन करवा सकती है. ये बात ध्यान रखना है, स्पेशल फीचर है. कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट से मतलब नहीं, ये यूं कहना चाहते हैं यहाँ पर कि दो फर्म आपस में मिलकर अमलगमेटेड भी हो सकती है, मर्ज भी हो सकती है. LLP कन्वर्ट हो सकती है किसी में भी एक्सेप्ट लिस्टेड पब्लिक. हाँ, ई फाइलिंग होगी सारे डॉक्यूमेंट्स की. और फॉरेन LLP हम पहले ही पढ़ चुके हैं. फिर एडवांटेज ऑफ LLP फॉर्म. क्या क्या एडवांटेज है? केवल पॉइंट्स लर्न करके जाना, मन से डिटेल लिख देना. बताओ पहला एडवांटेज क्या है? लिमिटेड लायबिलिटी. ठीक है. दूसरा, इजी टू फॉर्म. प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी विदाउट इम्पोजिंग डिटेल्ड लीगल एंड प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट. इजी टू फॉर्म. ऑल पार्टनर्स एंजॉय लिमिटेड लायबिलिटी. फ्लेक्सिबल कैपिटल स्ट्रक्चर और इजी टू डिसॉल्व. ये आ सकती है डायरेक्टली लिखने के लिए 5 नंबर में. LLP डिसॉल्व कैसे होती है? ऑन पेपर. इनकॉर्पोरेशन ऑफ LLP. LLP का इनकॉर्पोरेशन कैसे होगा? ठीक है, यही है सेक्शन. इसके बाद हाँ, यही है. इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट सेक्शन 11 में मोस्ट इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट बनेगा इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट. 2 or more person associated for carrying on lawful business shall subscribe their name to the incorporation document. भैया जो 2 लोग तैयार हो लॉफुल बिजनेस करने के लिए और क्या बांटने के लिए? प्रॉफिट, वो सामने आ जाओ और अपने नाम क्या कर दो? क्या कर दो? सब्सक्राइब करवा दो. कौन से डॉक्यूमेंट पे? इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट. पर्सन का हाँ, मतलब कोई भी पर्सन आ जाओ, इंडिविजुअल. देखो पर्सन तो पहले ही बता दिया ना. अगर आप पार्टनर बनना चाहते हो तो इंडिविजुअल नेचुरल पर्सन. केवल नेचुरल से ही पार्टनर बन सकते हैं. नहीं. तो बताया तो था कि इंडिविजुअल बॉडी कॉर्पोरेट दोनों बन सकती है. पर एक इंडिविजुअल हो गया, एक बॉडी कॉर्पोरेट हो गया, वो दोनों के साथ LLP स्टार्ट हो सकती है क्या? नहीं, क्योंकि कितने डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हैं? 2. अब एक बॉडी कॉर्पोरेट हो गया तो उसका क्या लेगा? नॉमिनी.
Incorporation document shall be filed in such manner with such fees as may be prescribed by ROS in which registered office of LLC is to be situated. फीस वगैरह आपको लिखने या समझने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। ये इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट फाइल हो जाएगा। कौन फाइल करेगा इस डॉक्यूमेंट को? कौन फाइल करेगा? एडवोकेट, CS, CA, cost accountant, anyone who subscribe his name in the document। या कोई और बंदा, याद रखना वो आपको घुमा देंगे, वो बोलेंगे कि नहीं कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं क्या? यही नहीं, और है कि एंड है? एंड है, मतलब दोनों होने चाहिए। वो आपको घुमा देंगे। हाँ, कंपल्शन। ठीक है। एनीवन हु सब्सक्राइब्ड हिज नेम टू द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। अपना नाम इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में दिया है तो आप सीए के साथ मिलकर ये फॉर्म कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। दैट ऑल रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट एंड रूल्स, है ना, और वो ये इस बात का अश्योरेंस देगा कि इस बात का सारा जितना भी है वो सब फाइल हो चुका है, सारी लीगल कंप्लायंसेस हो चुके हैं। जिसने इस पे वो करा है, फाइल करा है। हाँ, द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट क्या लिखोगे भाई? इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में फर्म का नाम, पार्टनर का नाम, फर्म कहाँ बिजनेस करेगा, प्रपोज्ड बिजनेस एड्रेस, एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, नेम एंड एड्रेस ऑफ पर्सन हु इज इंगेज इन LLP कॉर्पोरेशन, नेम और एड्रेस ऑफ पर्सन ऑफ DPs, कंटेंट एनी अदर इंफॉर्मेशन, एनी अदर इंफॉर्मेशन। यहाँ पर उन्होंने क्या कर दिया? एनी अदर इंफॉर्मेशन लिखना है आपको। एनी अदर इंफॉर्मेशन मतलब यहाँ पर वो आपको बताना चाहते हैं कि और कोई इंफॉर्मेशन भी आ सकती है जो कि प्रिस्क्राइब्ड हो इनके अलावा। तो लिस्ट कैसी हो गई? एग्जॉस्टिव, इंक्लूसिव लिस्ट बची ही नहीं। ठीक है। इफ अ पर्सन मेक्स ए स्टेटमेंट एज डिस्कस्ड अबव, मेन सेक्शन इसलिए ग्रीन से हाईलाइट कर रही हूँ, स्टार रेटिंग भी दे देती हूँ, 3 स्टार रेटिंग। If a person make a statement known to be false, does not believe to be true, shall be punishable। मतलब अगर आपको ऐसा स्टेटमेंट बनाते हो जो कि सही नहीं है, फॉल्सिफाइड है, आपने कोई इंफॉर्मेशन दी और उसमें कैसा स्टेटमेंट बना लिया जो कि फॉल्सिफाइड था, डज नॉट बिलीव टू बी ट्रू, शेल बी पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट in term which may be extended 2 years with fine shall not be exceed less than 10,000 but which may be extended to rupees 5 lakh, 10,000 से 5 लाख। ठीक है। अब एक क्वेश्चन पूछती हूँ। मिस्टर एक्स एक DP, मिस्टर एक्स क्या है? और उन्होंने क्या करा, ये जो 11 में अपने को सारे डॉक्यूमेंट्स भेजने थे इनकॉर्पोरेशन के, उसमें क्या करा? जानबूझकर या जो गलत था वो बता दिया। क्या कर दिया? फॉल्सिफाइड स्टेटमेंट को यस अप्रूव करवा दिया DP ने। हाँ। सजा है। एक मिस्टर राम है जो DP नहीं है और ना पार्टनर है, उनने इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड कुछ गलत बता दिया, उनको सजा है। हाँ। क्यों? पर्सन लिखा है ना उसमें। हाँ, ना पार्टनर लिखा है ना DP लिखा है, पर्सन, जो भी इनकॉर्पोरेशन। पर्सन। क्लियर हुआ? हाँ। तो ये पर्सन को आपको अलग से ऐसा कर देना चाहिए। ठीक है। इनकॉर्पोरेशन बाय रजिस्ट्रेशन सेक्शन 12 मतलब क्या? व्हेन द रिक्वायरमेंट इम्पोज, जो हमने रिक्वायरमेंट बताई है वो इम्पोज हो जाए by clause B and C of subsection 1 of section 11 have been complied with, the registrar shall retain incorporation document and unless the requirement imposed by, मतलब अगर वो not been complied with, यदि वो नहीं हुई है, यदि वो complied with नहीं हुई है और ऐसा नहीं हुआ है, मतलब सभी चीजें complied with हो चुकी है, ये लाइन थोड़ी कंफ्यूजिंग है। Unless the requirement imposed by clause A of subsection has not been complied with, मतलब कोई भी चीज अगर complied with नहीं हुई और यदि ऐसा नहीं होता है,
मतलब सारी चीजें कंप्लाइड विथ हो चुकी है। समझ गए? ये फिर से समझो, यदि कोई चीज कंप्लाइड विथ नहीं हुई है और ऐसा ऐसा नहीं हुआ है, मतलब सब कुछ अच्छे से हो गया है, कहने का मतलब ये है, तो फिर 14 दिन के अंदर अंदर वो आपके डॉक्यूमेंट को रजिस्टर्ड करके आपको सर्टिफिकेट दे देगा। ठीक है, टेक अ डीप ब्रीथ। द रजिस्ट्रार में एक्सेप्ट द स्टेटमेंट, रजिस्ट्रार ने एक्सेप्ट कर लिया और आज से आपको एक सर्टिफिकेट मिल गया है। शेल बी साइंड, सर्टिफिकेट शेल बी साइंड बाय द रजिस्टर्ड एंड ऑथेंटिकेटेड बाय हिज ऑफिशियल सील। रजिस्टर्ड उस पर सील सिग्नेचर करके आपको दे देगा और आज से ये कॉन्क्लूसिव एविडेंस है कि आपकी एलएलपी फॉर्म हो चुकी है। रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ एलएलपी एंड चेंज देयर इन सेक्शन 13। रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ एलएलपी, क्या एलएलपी का एक रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए? हाँ, जहां सारे डॉक्यूमेंट प्रॉपरली सर्व किए जाए। तो एवरी एलएलपी शेल बोला है मतलब मैंडेटरली। अ डॉक्यूमेंट मे बी सर्व्ड ऑन एलएलपी और पार्टनर और डेजिग्नेटेड पार्टनर देयर ऑफ बाय सेंडिंग बाय इट पोस्ट। देखो ध्यान देना, पोस्ट से भेजा जाना चाहिए। अंडर अ सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग और बाय रजिस्टर्ड पोस्ट और बाय एनी अदर मैनर, मतलब किसी भी तरीके से बस वो सूचित हो जाए कि भाई ये डॉक्यूमेंट कंपनी को मिल गया है, रजिस्टर्ड ऑफिस पे ये डॉक्यूमेंट सर्व हो गया है। किससे भेजोगे ये डॉक्यूमेंट? रजिस्टर्ड पोस्ट से, किसी तरीके से भी भेजो ना यार भाई, सप्लाई में आके बता दो चलेगा। एनी मैनर, बस डॉक्यूमेंट सर्व्ड कहाँ पर होना चाहिए? सर्व्ड कहाँ पर होना चाहिए? रजिस्टर्ड ऑफिस पर। और किसे सर्व होना चाहिए? एलएलपी को या कोई भी पार्टनर को या डेजिग्नेटेड पार्टनर को। लिख दिया है किसी को भी सर्व करो, जबकि पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या बोलता था? एक्टिव पार्टनर को मिलना चाहिए भाई। यहाँ इनने फ्री कर दिया, भाई तुम किसी को भी दे दो। रजिस्टर्ड ऑफिस बेसिकली क्या? रजिस्टर्ड ऑफिस वो जगह है जहाँ से कंपनी की सारी लीगल एक्टिविटी कंडक्ट होती है। फर्म की सारी एक ऑफिस होगा ना रजिस्टर्ड, जिसको हम अपनी वेबसाइट पे बताएंगे, जहाँ कंपनी के सारे लीगल डॉक्यूमेंट आएंगे और जाएंगे। एक तो एड्रेस होना चाहिए, परमानेंट एड्रेस कंपनी का, बाकी भले ही ब्रांचेस कितनी भी हो, एक मेन ऑफिस का, हेड ऑफिस का, जो कि कंपनी, जो कि फर्म ने अपने आप को क्या करा रखा है, जहाँ रजिस्टर्ड करा रखा है, वो भी तो पता होना चाहिए। वहीं सारे डॉक्यूमेंट भेजे जाएंगे। लेकिन किसे भेजोगे? किसी भी पार्टनर को भेज दोगे क्या? पार्टनर और डेजिग्नेटेड पार्टनर, किसी को भी भेज दो। पार्टनर को भेजो, डेजिग्नेटेड पार्टनर को भेजो, एलएलपी को भेजो, किसी भी तरीके से भेजो, सब ओपन है। ऐसा मत सोचना कि सिर्फ डीपी को नोटिस मिलेगा तो ही माना जाएगा। एलएलपी में चेंज द प्लेस ऑफ रजिस्टर। अब देखो आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं 6 नंबर का केस में क्या, कि क्या रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज हो सकता है? हाँ। क्या देना पड़ेगा आपको? सिर्फ प्रायर नोटिस टू आरओएफ। एलएलपी ने अगर इस प्रोविजन का कॉन्ट्रावेंशन करा, कौन सी सेक्शन का कॉन्ट्रावेंशन? 13 का, तो पेनल्टी भैया 500 रुपये पर डे की। पर किस पर है? किस पर है पेनल्टी? एलएलपी पे है कि पार्टनर पर है? दोनों। और मैक्सिमम कहाँ तक जा रही है? 50,000। तो 500 से 50,000 की रेंज है। किस पर है? पार्टनर पर है। पार्टनर। और क्या पार्टनर डेजिग्नेटेड पार्टनर भी हो सकता है? पार्टनर लिखा है तो पार्टनर लिखा है तो उसके अंदर डेजिग्नेटेड आई गया ना। और किस पर दिया है इनने? एलएलपी। कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। फिर उसके बाद में सुइंग एंड बी सूड, आज से आप केस कर सकते हो। डूइंग एंड सफरिंग सच अदर एक्ट एंड थिंग एज बॉडी कॉर्पोरेट में लॉफुली डू एंड सफर। लीगल एग्जिस्टेंस आ गया। आज से आप सफ़र कर सकते हो, आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम भी आ सकती है, आप केस भी कर सकते हो, प्रॉब्लम आ जाए तो। अक्वायर कर सकते हो क्या? प्रॉपर्टी। कौन सी? इमूवेबल सारी। जबकि पार्टनरशिप में कौन सी प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते थे? केवल इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर करने पर रिस्ट्रिक्शन थी। किसकी?
इम्प्लाइड अथॉरिटी पर रिस्ट्रिक्शन। पार्टनर कैन नॉट अक्वायर पर्सनली इमूवेबल प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932। यहाँ पे एलएलपी अपने खुद के लिए अक्वायर कर रही है, तो खुद के लिए तो वहाँ पार्टनरशिप भी अक्वायर कर सकती थी, लेकिन इंडिविजुअल पार्टनर वहाँ नहीं कर सकता था। ठीक है, यहाँ अभी एलएलपी की बात है, इंडिविजुअल की अभी कोई बात ही नहीं हो रही। तो फर्म अपने खुद के बिहाफ पे अपने नाम से सारी चीजें खरीद सकती है। नेम, हर पार्टनरशिप का एक नाम होना चाहिए, वो नाम सेंट्रल गवर्नमेंट के आंखों में खटकना नहीं चाहिए, अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए, किसी दूसरी एलएलपी या दूसरी कंपनी या दूसरे ट्रेडमार्क से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए। नंबर फर्स्ट, एलएलपी से मिलता जुलता नहीं, नंबर 2 कंपनी से, नंबर 3 ट्रेडमार्क एक्ट से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए। अगर उनसे भी मिलता जुलता हुआ ना, केवल एलएलपी से नहीं बल्कि किससे किससे किसी भी कंपनी से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए। ये ना तो गवर्नमेंट के आंखों में खटकना चाहिए, ना एलएलपी से मिलता जुलता होना चाहिए, ना ही किसी दूसरी कंपनी से। मतलब आपने सोचा रिलायंस लिमिटेड है, वो तो कंपनी है, हम रिलायंस एंड एसोसिएट रख देते हैं। कोई से भी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन 3 का लिखा है ना, तो तुम कोई सी क्यों कर रहे हो? 3 का लिखा है तो 3 पे ध्यान दो, कंपनी पर ध्यान दो, एलएलपी पे ध्यान दो, ट्रेडमार्क एक्ट का ध्यान दो। किसी दूसरे ट्रेडमार्क से मैच नहीं होना चाहिए। बच्चा गलती यही तो करता है, जितना बोला उतना सुनो। रिजर्वेशन ऑफ नेम सेक्शन 16 यहाँ पर बोलता है कि कंपनी अपने नाम के लिए अप्लाई करेगी। कौन अप्लाई करेगा? डेजिग्नेटेड पार्टनर अप्लाई कर रहा है या पार्टनर अप्लाई कर रहा है? कौन अप्लाई कर रहा है? पर्सन। उनने कहीं नहीं लिखा है, आपको केस में घुमा देंगे कि यहाँ पर डीपी की जगह एक पार्टनर अप्लाई कर रहा है, तो यहाँ सेक्शन 16 का वॉयलेशन हुआ है। आप बोल रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, सेक्शन 16 ने तो पर्सन बोला है, पर्सन में तो पार्टनर भी आता है, डेजिग्नेटेड पार्टनर भी आता है, XYZ कोई भी आता है, तो कोई भी पर्सन अप्लाई करे। एज मस्ट फीस तो प्रिस्क्राइब्ड है भैया, मेनर भी प्रिस्क्राइब्ड है। नेम के लिए एप्लीकेशन जारी है 16 में, और नेम चेंज के लिए एप्लीकेशन भी किस में जारी है? 16 में। ठीक है, क्लियर हुआ? हाँ। नेम के लिए भी जारी है और नेम, हाँ ठीक है। आगे देखो, अपॉन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन एंड पेमेंट ऑफ फीस द रजिस्ट्रार में सेटिस्फाइड, अगर रजिस्ट्रार सेटिस्फाइड हो जाता है, द सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रिस्क्राइब्ड है, नेम रिजर्व नॉट वन विच में रिजेक्टेड, और गवर्नमेंट ने अगर उसको रिजेक्ट भी नहीं कर रखा है, सारी बातें अच्छी रहती है, तो आरओसी इस नाम को रिजर्व कर देगा कितने महीने के लिए? कब से? फ्रॉम द डेट इंटीमेशन बाय रजिस्ट्रार। जिस दिन इंटीमेशन मिला रजिस्ट्रार से कि हाँ सारी तकलीफें दूर है, नाम रख दो, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी कोई तकलीफ नहीं है, तो आपको 3 महीने मिलेंगे आपकी फर्म को कि वो नाम रख लो। 3 महीने में आपने नाम नहीं रखा ना, रिजर्व 3 महीने के लिए आपका नाम रिजर्व हो जाएगा। हाँ, और आपको बोला गया 3 महीने के अंदर अंदर नाम रख लो, हमने रिजर्व कर लिया है, नहीं रखा ना, तो वो नाम दूसरा एलएलपी फर्म रख लेगी। आप फिर आरओसी को मत चिल्लाना, अरे हमने अप्लाई करा था, नाम दूसरे को कैसे दे दिया? भाई तेरे को 3 महीने दिए थे ना। ऐसा तो नहीं है, रिजर्व मतलब वो कॉपीराइट टाइप। हाँ, तो रिजर्व कर लिया ना उसने नाम, 3 महीने तक कोई और उस पे हाँ वही तो बोल रहे हैं, लेकिन सिर्फ 3 महीने भैयू। 3 महीने बाद फिर रिन्यू करवाना पड़ेगा। 3 महीने के बाद रिन्यू, 3 महीने तक दूसरे ने रख लिया तो तुमको नहीं मिलेगा। आपको बताना चाह रहे कि हमने आपको इंटीमेट कर दिया ना, तो आप जल्दी से नाम रख लो 3 महीने। चेंज ऑफ नेम ऑफ एलएलपी 17 नहीं, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है या किसी दूसरी कंपनी को लगता है कि ये नाम में गड़बड़ है या कॉपीराइट का उल्लंघन हुआ है, तो वो जिसका नाम आपने रख लिया है ना और उसको पता पड़ गया
तो वो क्या देगा? देखो, एक आप खुद अपनी मर्जी से नाम चेंज करना चाहते हो तो आपको कौन से सेक्शन में जाना पड़ेगा? 60। सेंट्रल गवर्नमेंट के ध्यान में आ गया या कोई एलएलपी जिसके साथ गड़बड़ उसको ध्यान में आ गया, या कंपनी को ध्यान में आ गया, या ट्रेडमार्क एक्ट को ध्यान में आ गया, तो वो बोलेंगे भैया क्या कर रहे हो, हमारे जैसा नाम क्यों रख रहे हो, चेंज क्यों नहीं करते हो। ये सब किसको बोल रहा है? वो सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट उनको चिल्लाएगी जिनने नाम रख लिया, और सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी क्या कर रहे हो भैया, दूसरों के जैसा नाम रख लिया, 3 महीने के अंदर चेंज करो। जब सेंट्रल गवर्नमेंट की डायरेक्शन आई, वहां से 3 महीने में आपको अपना नाम चेंज कर लेना है इज्जत से। जब तक जैसे 3 महीने का ड्यूरेशन मिला है तो तब तक कोई डील कर सकती है कि नहीं एलएलपी? कैसे डील करेगी जब नाम ही चेंज करना? स्टे ऑर्डर है। स्टे ऑर्डर। हाँ। It is further provided an application of proprietor or registered trademark shall be maintainable within 3 years from the date of incorporation or registration or change of name of LLP under this act. मेरे को तकलीफ हुई, मेरी फर्म का नाम था XYZ एंड एसोसिएट, दूसरे ने भी वही नाम रख लिया XYZ एंड एसोसिएट। मेरे को क्या आया? गुस्सा। मैंने किसका दरवाजा खटखटाया? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसको हड़काया? वो दूसरे वाले को। क्या बोला? भैया नाम चेंज कर ले यार। मैंने एप्लीकेशन किसको दी? एक बार दे दी ना, उसने नाम नहीं रखा, वो डर गया तो सेंट्रल गवर्नमेंट की आई है भैया ऑर्डर, 3 महीने में अपना नाम चेंज कर लो। पर इसकी क्या गारंटी कि दूसरी फर्म आपका नाम फिर से कॉपी नहीं करेगी? तो क्या आप बार बार सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन देते रहोगे? सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला भैया दादा, एक बार तूने मेरे को बता दिया ना कि तेरे जैसा नाम कोई और नहीं रखे, तूने एप्लीकेशन दे दी ना, तो वो 3 साल तक एप्लीकेशन वैलिड मानी जाएगी। तो ये ट्रेडमार्क एक्ट में रजिस्टर करवाना पड़ेगा इसके लिए? ट्रेडमार्क एक्ट के जैसा ट्रेडमार्क दूसरा रखता है तो भी, नाम रखता है तो भी, आपके जैसा कोई गड़बड़ करता है तो भी, सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू जो नाम रखा है तो भी, कुछ भी नाम कॉपी हुआ है ना, भले ही ट्रेडमार्क कॉपी हुआ, आपने फर्म जैसा ट्रेडमार्क रख लिया तो कौन से एक्ट का वायलेशन हुआ? ट्रेडमार्क एक्ट 1999। तो भी आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो सेंट्रल गवर्नमेंट को और सामने वाले को हड़का सकते हो भैया 3 साल में नाम चेंज कर लो। नहीं आया समझ में? अरे भाई सुन, तेरी फर्म का नाम क्या है? ठीक है, तूने कैसे रख लिया? रजिस्ट्रार के पास जाकर तूने एप्लीकेशन दी, कौन से सेक्शन में? आज तुम्हारा पूरा ध्यान नहीं है भाई साहब। सेक्शन कौन सा है नेम एप्लीकेशन के लिए? 15। हाँ, दिया आपने एप्लीकेशन। कौन दे सकता है एप्लीकेशन? पर्सन मतलब सिर्फ डीपी नहीं, पार्टनर भी। सीए जा सकता है? हाँ, कोई भी जा सकता है। कोई भी पर्सन बोल दिया ना, बस वो चला गया, एप्लीकेशन दे दी, नाम रखा गया, आपने इनॉग्रेशन कर दिया। इतने में क्या आता है आपकी तरफ? एक नोटिस। क्या बोलता है वो नोटिस? आपकी एलएलपी का सेम नाम है जो किसी और का है। तो फिर क्या हुआ? अब आपको चेंज करना है ना आपको। कितने महीने में? बस समझ में आ रही बात? और जिसने एप्लीकेशन दी है वो एप्लीकेशन कितने साल तक वैलिड रहेगी? 3 साल तक। मतलब कोई और भी नाम रख ले, सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट उसको मना कर। हाँ, बिना एप्लीकेशन फॉर्म के। अगर आपने ध्यान नहीं दिया, व्हेन एलएलपी चेंज इट्स नेम और ऑब्टेन न्यू नेम, इट शेल बी विद इन अ पीरियड 15 डेज। आपने नया नाम रख लिया, लेकिन आपने नया नाम कब रखा? जब आपको किसने चिल्लाया? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये तो आपको और सेंट्रल गवर्नमेंट को पता है, वो बेचारा गरीब तो बैठा हो, उसको तो बता दो तुमने अपनी फर्म का नाम क्या कर दिया है? चेंज। 15 दिन में आप उसको बताओ जब सेंट्रल गवर्नमेंट का डायरेक्शन है और आपने नाम चेंज कर लिया वहां से। जब आपने नाम चेंज किया वहां से, याद रखना बच्चे गलती क्या कर देते हैं यहाँ पर,
वो सोचते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का डायरेक्शन आया वहां से 15 दिन, जब से नेम चेंज करा है वहां से 15 दिन। ठीक है, समझ में आया? पक्का? फिर क्या लिखा है? अगला क्या लिखा है? अगला लिखा है कि आप फिर जब नाम चेंज कर ही लिया है तो फिर आपने आरओएफ को बता दिया भैया नाम चेंज करा लिया, तो आरओएफ क्या करेगी? नेसेसरी चेंज करके 30 दिन के अंदर अंदर आपको एक नया सर्टिफिकेट दे देगी। कौन दे देगी भैया? आरओएफ। 30 दिन में आपको नया सर्टिफिकेट इशू कर देगी। अगर आप डिफॉल्टर हो, सुन ही नहीं रहे हो, नया नाम रख ही नहीं रहे हो, तो क्या होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट अलॉट कर देगी, खुद ही नाम अलॉट कर देगी सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर बाद में मत रोना कि कौन सा नाम लिख दे। ऐसे तो अच्छा होगा कि आप ही एक अच्छा सा नाम रख लो और इसी के साथ आपका एलएलपी खत्म। थैंक यू बेटा, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ये लेक्चर होपफुली आपके एग्ज़ाम के 7 to 8 मार्क्स को कवर करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 12, कम से कम 7। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच।